जब जुगनू इन सब ख्यालों से बाहर आया और अपने आसपास की सारी चीजों को देखकर उसका मन सुकून से भर गया, तब उसका ध्यान घड़ी पर गया। रात के 2 बज चुके थे। उसे अब नींद भी आ रही थी। अपनी किस्मत को इस तरह बदलता देख वो खुशी खुशी सपनों में खो गया और नींद आ गई। वो बहुत थका भी हुआ था, इसलिए वो तुरंत ही सो गया। अगली सुबह जब 7 बजे उसकी नींद खुली तो वो चौंकते हुए जागा। वो अपने आसपास देखने लगा, जैसे उसे लगा कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक सपना तो नहीं था। वो दौड़कर कमरे के बाहर गया और चारों ओर देखने लगा। वो हैरान था कि अभी भी वो गाय, उनका चारा, पानी का हौज और तबेला सब वहीं पर था। उसे यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई सपना नहीं था। चितकबरी स्वस्थ गायों की तरफ देखते हुए उसने सोचा, ये तो कल रात से काफी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये गाय दूध भी देने लगेंगी। जुगनू पहले भी खेती बाड़ी के काम करता रहता था, इसलिए उसे पता था कि जो गाय उसके पास थी वो बहुत अच्छी किस्म की थी और बहुत ज्यादा दूध देंगी। वो आम गायों से बहुत ज्यादा सेहतमंद और ऊंची नस्ल की थी। जब उसने हिसाब लगाया कि ये गाय कम से कम उसे कितना दूध देंगी, तो उसे पता चला कि 2 गाय मिलकर उसे 40 लीटर दूध हर रोज दे सकती हैं। जुगनू अभी जब कमाई के बारे में सोच रहा था, तभी उसे ख्याल आया कि अगर वो एक और गाय शिरीन से खरीद ले तो उसे 60 लीटर दूध हर रोज मिल सकता है, जिसका मतलब कि हर रोज वो 2000 रुपए कमाएगा। जुगनू की हलचल की वजह से तबेले में सोई हुई गाय उठ गई और उठकर सीधे हौज के पास चली गई। वहां जाकर उन्होंने पहले थोड़ा पानी पिया और फिर बगल में पड़ी हुई हरी घास खाने लगे। गायों को खाने से भी वो घास कम नहीं हो रही थी। उन्होंने जितनी खाई उतनी ही घास फिर से बढ़ गई। उधर हौज में भी जितना पानी कम होता था वो अपने आप वापस भर जाता था। वो वापस शिरीन के पास गया और उसने एक और ऊंची नस्ल की गाय खरीद ली। अपने तबेले में एक साथ 3-3 गायों को देखकर जुगनू काफी खुश था और वो फिर से हिसाब लगाने लगा कि अगर मैं इन गायों का दूध रोज बेच दूं तो मुझे महीने के 60,000 रुपए मिल सकते हैं, और अगर धीरे धीरे शिरीन से कुल 10 गाय खरीद लूं तो मैं एक बड़ा सा तबेला बनाकर यहाँ से रोज शहर को भी दूध बेच सकता हूँ और कुछ ही वक्त में मैं लखपति बन जाऊंगा। ये ऊंची नस्ल की जो गाय जुगनू के पास थी, उनका दूध भी बहुत ज्यादा पौष्टिक था, इसीलिए हो सकता था कि उसे इनके दूध के और ज्यादा पैसे मिलते। लेकिन तभी उसके ख्याल टूट गए जब उसने अपने आंगन की जगह देखी। उसका आंगन इतना बड़ा तो बिल्कुल नहीं था कि वहां एक साथ 10 गायों को रखा जा सके। इसलिए उसने अपने आप से ही कहा, मुझे पहले एक बड़ी जगह का बंदोबस्त करना चाहिए। फिर सोचा, वाकई शिरीन तो बहुत कमाल की जादूगर है। एक ही रात में उसने तो मेरी जिंदगी बदल दी। थैंक यू दादाजी, जो आप नेपाल से वो खुकरी लाए, वरना करिश्माई सौदागर शिरीन मेरी जिंदगी में कैसे आती। तभी उसे एक और ख्याल आया, अगर मैं थोड़ी ज्यादा जमीन खरीदकर कुछ और खेती बाड़ी के औजार भी शिरीन से खरीद लूं तो मैं दूध के अलावा खेती बाड़ी करके भी पैसे कमा सकता हूँ। एक के बाद एक जुगनू वो सब कुछ खरीदना चाहता था जो उसकी जिंदगी को आसान बना दे और उसे बहुत सारे पैसे कमाने में मदद कर सके। अभी ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम ही रही थी कि तभी पीछे से किसी की प्यार भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। गुड मॉर्निंग जुगनू, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। आज मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं, तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। आओ साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। इस मीठी आवाज को सुनकर जुगनू तुरंत पलटा और अपने सामने सोन तारा को खड़े हुए देखा। वो अपने होश खो बैठा। सुबह सुबह सोन तारा बहुत ज्यादा फ्रेश और खूबसूरत लग रही थी। उसकी गोरी त्वचा का रंग और ज्यादा निखर के आ रहा था, जैसे सूरज की हल्की किरणें। उसने गुलाबी रंग की फूलों की डिजाइन वाली साड़ी पहनी हुई थी। उस पर डोरियों वाला लाल ब्लाउज पहना था जिसकी बाहें छोटी थी, यानी मेगा स्लीव्स। उसकी पीठ पूरी की पूरी खुली दिख रही थी और उस पर 2 डोरियां लटक रही थी। साड़ी के पल्लू से उसकी कमर का गोरा हिस्सा दिख रहा था। वो पतली तो थी ही, साड़ी में उसका शरीर मछली की तरह कटीला लग रहा था।
शिफॉन की साड़ी में से झांकती सोन तारा की नाभि को देखकर पल भर के लिए जुगनू की नजरें वहीं चिपक गईं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे सोन तारा उसे अपने पास खींच रही हो। कोई भी जवाब न मिलने पर सोन तारा ने फिर से कहा, क्या हुआ, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई क्या? जब दोबारा उसने सोन तारा की आवाज सुनी तो होश में आते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस मैं तो यूं ही। सोन तारा ने बात जारी रखते हुए कहा, फिर ठीक है, चलो आ जाओ, नाश्ता कर लेते हैं। जुगनू के लिए ये बहुत अच्छा मौका था सोन तारा के करीब जाने का, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नहीं नहीं भाभी, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मैं अभी अपने लिए नाश्ता बना ही लेता, कोई बात नहीं। सोन तारा मुस्कुराई। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। वो शर्माते हुए जुगनू से बोली, इसमें तकलीफ की क्या बात है? अपने पड़ोसी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो तकलीफ तो तुमने उठाई हमारे लिए, तो इतना तो हमारा करना बनता है ना। सोन तारा के कई बार बुलाने पर भी जुगनू नहीं जा रहा था, तो वो खुद दीवार लांघ के जुगनू के आंगन में आ गया। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? जब सोन तारा उसके करीब गई तो उसके बदन की खुशबू से जुगनू पागल होने लगा। ऊपर से सोन तारा ने जो ब्लाउज पहना था उससे उसकी छाती का भाग काफी ज्यादा दिख रहा था। जुगनू की नजरें वहां से ऊपर उठ नहीं पा रही थी। वो एक जवान लड़का था और अभी तक किसी लड़की के जिस्म को उसने छुआ नहीं था। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके साथ नाश्ता नहीं करना चाहता, लेकिन आप जानते हैं ना, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बातें बनाने में वक्त नहीं लगता। मुझे डर है कि अगर ये बातें केसर भैया को पता चल गई तो आपके और उनके बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते पर असर पड़े। जुगनू जो बोल रहा था वो उसके ख्यालों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। मन में तो जुगनू यही सोच रहा था, पता नहीं कोई आदमी अपनी इतनी खूबसूरत और जवान बीवी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है। या तो उसे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है, या फिर उसने कभी अपनी दोनों आंखें खोलकर अपनी बीवी को नहीं देखा, तभी केसर भैया इन्हें यहाँ अकेला छोड़कर गए होंगे। जुगनू अभी अभी जवान हुआ था, उसके लिए ऐसे ख्याल आना बहुत साधारण बात थी। अभी तो उसने दुनिया देखी भी नहीं थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी सोन तारा जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देख वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो वो इतना जोर जोर से खिलखिला रही है। सोन तारा ने उसे खींचते हुए कहा, मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हें इस बात का डर है कि गांव वाले क्या कहेंगे, या फिर तुम्हारे केसर भैया को पता चल गया तो क्या होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस बात का भय है कि कहीं तुम्हारी होने वाली बीवी को खबर हो गई तो कहीं वो तुमसे शादी के लिए इनकार न कर दे, या फिर कोई तुम्हें अपनी बेटी ही ना दे, है ना? मैं सच कह रही हूँ ना? उसकी बातें सुनकर जुगनू भी हंस पड़ा। ये बहुत अच्छा मजाक था भाभी। क्या आपको लगता है कि मेरी ऐसी हालत देखकर कोई भी मुझे अपनी बेटी देगा? बेटी देना तो दूर की बात है, कोई तो मुझे नौकरी देने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में मेरी शादी कैसे और कहाँ होगी? कौन लड़की मुझे पसंद करेगी? वैसे भी ऐसे छोटे से गांव में लड़के और लड़की के बीच प्यार जैसी कोई बात नहीं होती। ज्यादातर परिवार ही रिश्ते तय करते हैं, और जुगनू का तो अब इस दुनिया में कोई नहीं था जो उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ के ला सकता। खासकर जुगनू के लिए तो ये और ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो एक तो अकेला था, ऊपर से उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो अपनी बीवी को सुख सुविधा दे सके। ऐसे में उसकी कभी शादी होगी भी या नहीं, ये भी उसे पता नहीं था। हाँ, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, अगर कोई उसे अपना घर जमाई बना ले तभी उसे कोई लड़की मिल सकती थी। लेकिन जुगनू के तेवर ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे कि वो किसी का घर जमाई बन पाता। लेकिन अब धीरे धीरे जुगनू के हालात सुधर रहे थे। उसके पास अब जादुई सौदागर शिरीन थी जो पल भर में उसकी किस्मत बदल सकती थी। सोन तारा को डर था कि कहीं उसकी कोई बात जुगनू को दुखी न कर दे। उसने तो मजाक ही किया था, लेकिन जुगनू ने कुछ नहीं कहा, इसलिए वो बात बदलते हुए बोली, वैसे अगर मेरी मानो तो मुझे नहीं लगता कि तुम कोई आम इंसान हो।
तुम में जरूर कुछ खास है। देखा नहीं, कल रात को तुमने उन सबको एक झटके में कैसे हरा कर भगा दिया। हमें पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई लड़की तुम्हारे अंदर के इन सब गुणों को बहुत जल्दी जान जाएगी और तुम पर दिल हार बैठेगी। सोनतारा बहुत ध्यान से अपने शब्द चुनकर बात कर रही थी। जुगनू को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू भाभी, आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचती हैं। मुझे भी यही लगता है कि बहुत जल्द मैं अपनी तकदीर बदल दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब बातें बहुत हो गई हो तो जाओ, जाकर अपने हाथ मुंह धो लो और फिर नाश्ता करने के लिए आ जाओ, वरना ठंडा नाश्ता पसंद नहीं आएगा तुम्हें। इतना कहकर सोनतारा अपने घर के अंदर चली गई और जल्दी ही हाथों में नाश्ते की थाली लिए हुए बाहर आ गई। तब तक वो भी अपने हाथ धोकर आ चुका था। जुगनू अपने आसपास तौलिए ढूंढने लगा ताकि वो हाथ पहुंच सके, लेकिन उसे कहीं तौलिया नहीं दिखा। तभी सोनतारा थोड़ा सा घूमी और अपनी कमर की ओर इशारा करते हुए उसमें उड़सा हुआ एक रुमाल दिखाया, जैसे वो जुगनू से कह रही हो कि वो इसी रुमाल से अपने हाथ पहुंच सकता है। उसने रुमाल को निकालने के लिए सोनतारा की कमर के पास अपना हाथ रखा। जैसे ही उसकी भीगी हुई उंगलियां सोनतारा के बदन को जरा सी छुई, सोनतारा के बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पल भर के लिए जुगनू की उस छुअन को महसूस करती रही। जुगनू ने रुमाल निकाल लिया था। वो उसके चेहरे को देख रहा था, जैसे वो समझ रहा था कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रही होगी। उसने आवाज देते हुए कहा, भाभी लाइए, ये मैं पकड़ लेता हूँ। इतना कहकर उसने सोनतारा के हाथों से थाली और चाय का कप ले लिया। थाली को पकड़ने के लिए जुगनू ने अपना हाथ बढ़ाया तो सोनतारा ने थाली के साथ साथ अपना हाथ भी उसके हाथों में रख दिया और उसकी उंगली जुगनू के हाथों को छूने लगी। अब सोनतारा का संतुलन धीरे धीरे खुद पर से बिगड़ने लगा था, जैसे वो जुगनू से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने अंदर लगी हुई आग को वो आज बुझा देना चाहती थी। धीरे धीरे सोनतारा उसके इतने करीब आ गई कि उन दोनों के बीच में हवा भी पार नहीं हो सकती थी। उसकी छाती जुगनू की छाती से टकरा रही थी। वो उसकी छाती की गर्मी महसूस कर पा रहा था। उसके भी रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन वो इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे उन दोनों को आगे जाकर किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। यही सोचकर उसने 2 कदम पीछे ले लिए और सोनतारा से मजाक में कहा, वैसे भाभी जी, अब मैं इतना भी छोटा नहीं रहा कि आपको मुझे खिलाना पिलाना पड़े। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद से खा सकता हूँ। सोनतारा बोली, पता है मुझे, तुम अब छोटे नहीं हो, लेकिन जब हम पिछले साल शादी करके आए थे तब तो तुम छोटे ही थे। बड़ी जल्दी जवान हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी और हमारी उम्र में खास अंतर नहीं है। तुम हमसे सिर्फ 4 साल छोटे हो। 26 के ही तो हैं हम, तुम 22 के होगे। इन सब बातों के बीच दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता कर लिया। नाश्ता खत्म होते ही जब सोनतारा सारे बर्तन लेकर वहां से जा रही थी, तभी जुगनू ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जब उसने सोनतारा को रोका तो वो रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जुगनू की आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी, जिसे पहचानते हुए सोनतारा मुड़ी और उसने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? दरअसल भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आपको पता है कि आपके कमरे की दीवार में एक छोटा सा छेद है? जुगनू पहले तो ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब वो ज्यादा इस बात को उससे छुपा भी नहीं सकता था। उसे लगा ये एक औरत के साथ बेईमानी होगी, इसलिए डरते हुए ही सही, लेकिन उसने सोनतारा से ये बात कह दी थी। छेद? कैसा छेद? मेरे कमरे की दीवार में कोई छेद है? सोनतारा ने अपने ऊपर के होठ से नीचे के होठ को अंदर खींच के दबाते हुए पूछा। जुगनू समझ नहीं पा रहा था कि वो सोनतारा को इसका जवाब कैसे दे, लेकिन आज उसने मन बना लिया था कि वो भाभी को सब कुछ सच सच बताकर ही रहेगा। क्या होगा जब सोनतारा को छेद से जुगनू की हरकत के बारे में सब पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।